गुड मॉर्निंग क्लास 8। कल हमने पढ़ा था कंपनी ऑफिशियल बिकम नबोब्स तक। नबोब्स में हम लोग ऑलरेडी यहाँ तक पढ़ चुके, कमिटेड सुसाइड तक। आज हम पढ़ेंगे हाव एवर से। हाव एवर नॉट ऑल कंपनी ऑफिशियल सक्सेड इन मेकिंग मनी लाइक क्लाइव। जैसे कि ना केवल जो है कंपनी ऑफिशियल्स ने सक्सेस किया मेकिंग मनी बनाने में, जैसे कि क्लाइव ने किया था। बहुत सारे जो है डाइड हो गए थे। अर्ली डेथ इन इंडिया ड्यू टू डिजीज एंड वॉर, यानी कि बहुत सारे जो लोग थे वो डाइड हो गए थे जब इंडिया में जब क्या आई थी, डिजीज आई थी, बीमारी आई थी और वॉर हुए थे। और इसकी वजह से जो है राइट टू रिगार्ड ऑल ऑफ देम एज करप्ट एंड डिसऑनर्ड, इट वुड नॉट टू बी राइट, यानी कि ये जो एक सही भी नहीं था कि इन सबको जो है क्या किया जाए, करप्ट और डिसऑनर्ड भी माना जाए। Many of them came from humble backgrounds and their uppermost desire was to earn enough in India. इसमें से बहुत सारे लोग जो ऐसे थे जो एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से थे, बहुत ही अच्छे बैकग्राउंड से थे, और उनकी जो अपरमोस्ट डिज़ायर थी वो इनफ थी इंडिया के अंदर में कि जो उन्होंने बहुत इंडिया में बहुत अचीव कर लिया है। रिटर्न टू ब्रिटेन एंड लीड ए कंफर्टेबल लाइफ। इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो वापस रिटर्न भी हो गए थे ब्रिटेन में और उन्होंने कंफर्टेबल जो है लाइफ जो है वो स्टार्ट की थी। दोज हु मैनेज टू रिटर्न विद वेल लेड फ्लैशी लाइफ एंड फ्लॉटेंड देयर रिचेस। इसमें से कुछ जो थे वो ऐसे थे, जो ऐसे लोग थे जो मैनेज करते थे वापस रिटर्न होने में अपनी वेल्थ को, पैसे को, जिन्होंने एक फ्लैशी लाइफ यानी कि जो है चमकीला, हम लोग यहाँ पे चमकीला तो नहीं, एक अच्छी तरह की जो लाइफ होती है वो हम लोग कह सकते हैं। और उसी के साथ में जो फ्लोटेड देयर रिचेस, यानी कि जो अपने धन के साथ में अकड़ के चलते हैं, दे वर कॉल्ड नबोब्स। ठीक है, उनको क्या बोलते थे, नबोब्स बोला जाता था। समझ में आ गया आपको? हमारा जो है देखो आप टॉपिक भी यही है ना, नबोब्स। तो किसको बोला जाता था, जो ऐसे लोग जो अपनी वेल्थ को जो है मैनेज करते थे और अपनी जो लाइफ जो एक फ्लैशी लाइफ के साथ जीते थे और अपने धन के साथ में अकड़ कर चलते थे, उनको बोलते थे नबोब्स। जो कि एक जो है एन एंग्लिश वर्जन ऑफ द इंडियन वर्ड नवाब, जिसको हम लोग जो है इंडियन वर्ड जो है नवाब भी बोला जा सकता है। एंग्लिश का मतलब जिसको ब्रिटिशर्स बनाते थे ये लोग। ठीक है, हमारे इंडियन में उसको नवाब बोलते थे और ब्रिटिशर्स में उनको नबोब्स बोलते थे। दे वर ऑफन सीन एज अप स्टार्स एंड सोशल क्लाइंबर्स इन ब्रिटिश सोसाइटीज एंड वर रिबिड्यूल्ड का मतलब हंसी उड़ाना, और मेड फन ऑफ इन प्लेज एंड कार्टून्स। तो ये जो थे ऐसे स्टार्ट या फिर इस तरह के होते थे जो कि हमेशा जो सोशल क्लाइंबर्स होते थे ब्रिटिश सोसाइटी के, जो हमेशा ब्रिटिश सोसाइटी के अंदर जो है सोशल में सामाजिक तौर पे ऊपर चढ़ने वाले लोग होते थे, तो इनकी हंसी उड़ाई जाती थी और इसी के साथ में जो है उनको प्लेज और कार्टून्स की तरह जो ट्रीट किया जाता था। नेक्स्ट इज एक्सपेंशन ऑफ कंपनी रूल। अब कंपनी रूल का जो है विस्तार कैसे हुआ, अगर हम लोग एनालिसिस कर एक विश्लेषण करें ये प्रोसेस का कि किस तरह से जो इंडियन स्टेट जो था वो हत्याया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1757 से 1857 तक। बहुत सारे इसके हम लोग जो है बहुत सारे इसकी जो रीजंस वगैरह भी देखेंगे। जो कंपनी जो थी वो लॉन्च करती थी एक डायरेक्ट मिलिट्री अटैक को, जिसको अननोन टेरिटरी भी बोला जाता था। इसके स्थान पर उन्होंने क्या किया, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक मेथड्स लिए थे, जिसकी वजह से क्या हो गया था, जो इंडियन किंगडम थे उनको जो अपने राज्य में उन्होंने मिला लिया था। जब बक्सर का बैटल हुआ था उसके बाद में कंपनी जो थी उसने जो है इंडियन रेजिडेंट को जो अपॉइंट किया था। तो इंडियन रेजिडेंट जो भी अपॉइंट हुए थे पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट थे, और उनकी जॉब क्या थी, सर्वर और फर्दर द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, यानी कि कंपनी का जो है हर एक तरह का जो इंटरेस्ट, कंपनी जो है किस तरह से प्रोग्रेस करती है उस सबको देखना, उसके ऊपर निगरानी रखना। तो ये जो रेजिडेंट थे और जो कंपनी ऑफिशियल थे वो इंटरफेयर करने लगे इंटरनल अफेयर किसके, इंडियन स्टेट के। तो उन्होंने जो है ट्राई टू डिसाइड हु वाज द टू बी द सक्सेसर ऑफ द थ्रोन। वो ये जानने के लिए कोशिश कर रहे थे और ये जानने के डिसाइड करना चाहते थे कि कौन जो है राज सिंहासन का शासक बनेगा, और हु वाज टू बी अपॉइंटेड इन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, और जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर अपॉइंट कौन होगा। समटाइम्स द कंपनी फोर्स द स्टेट्स इनटू अ सब्सिडी अलायंस। कुछ समय बाद में कंपनी जो थी उसने एक सहायक संधि करी। सहायक संधि वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसके द्वारा जो है इस संधि के द्वारा क्या टर्म्स रखे गए, जो इंडियन रूलर्स है उनको किसी भी तरह का अलाउड नहीं था कि वो अपने इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्स कर सके।
इसी के साथ में दे वर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी, वो जो है प्रोटेक्टेड होंगे कंपनी के द्वारा, बट हैड टू पे फॉर द सब्सिडी फोर्सेज, लेकिन उनको जो है सब्सिडी फोर्सेज का क्या करना पड़ेगा, पे चुकाना पड़ेगा। दैट द कंपनी वॉज सपोज टू मेंटेन फॉर द पर्पज ऑफ दिस प्रोटेक्शन, तो इसे कंपनी जो थी वो मेंटेन करती थी इस उद्देश्य के लिए कि वो उनकी प्रोटेक्शन लेंगे। इफ द इंडियन रूलर फेल टू मेक द पेमेंट, अगर इंडियन रूलर जो है वो पेमेंट नहीं दे पाते हैं तो जो है उनकी टेरिटरी, उनके क्षेत्र का कुछ पार्ट जो है वो लोग पेनल्टी के रूप में ले लेंगे। देखो कितनी गलत बात है, अगर वो जो है पे नहीं कर पा रहे हैं सब्सिडी फोर्स का तो जो है उनकी पेनल्टी लग जाएगी उसके ऊपर। फॉर एग्जाम्पल जब रिचर्ड वेलेजली जो था वो गवर्नर जनरल था नवाब ऑफ अवध का, उसने फोर्स किया था कि उसका जो है हाफ टेरिटरी का जो है कंपनी 1804 में जो है उसको दे देगी, लेकिन जैसे ही वो फेल्ड हो गया था उसने वो बेचारा पे नहीं कर पाया था तो उसकी जो सब्सिडी फोर्सेस थी वो उस पर लागू कर दी गई और हैदराबाद जो था ना वो क्षेत्र जो उन्होंने अपने अंडरग्राउंड में ले लिया था। ओके अब आता है हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर भी कहते हैं। अब ये उपाधि उसको क्यों दी गई ये भी हम पढ़ेंगे। तो कंपनी ने जो है रिस्टोर किया था डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रेंशन का, जब उसने देखा कि एक जो है थ्रेट जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है उसके अंदर मिल रहा है। दिस कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द केस ऑफ द सदर्न इंडियन स्टेट ऑफ मैसूर। ये जो हम देख सकते हैं इल्यूस्ट्रेटेड मतलब एग्जाम्पल के थ्रू हम समझा सकते हैं कि जब सदर्न इंडियन स्टेट मैसूर ऑफ का केस हुआ था, मैसूर जो था वो जो थे मैसूर हैड ग्रोन इन स्ट्रेंथ अंडर द लीडरशिप ऑफ पावरफुल रूलर्स लाइक हैदर अली। मैसूर जो थी एक बहुत ही मजबूत हाथों में था, बहुत ही मजबूत हाथों में, किसके मजबूत हाथों के अंदर, वहां पर पावरफुल रूलर्स थे। कौन था, हैदर अली और उसका बेटा टीपू सुल्तान। मैसूर जो था वो कंट्रोल कर रहा था प्रॉफिटेबल ट्रेड में मालाबार कोस्ट में, जहां पर कंपनी जो है वो परचेस कर रही थी मिर्च और इलायची के लिए। तो 1785 में टीपू सुल्तान जो था उसने स्टॉप कर दिया था, स्टॉप करके एक्सपोर्ट किया था सैंडलवुड को, पेपर को एंड कार्डामम को। तो इसके जो पोर्ट्स थे किंगडम के, और उसने डिसअलाउड कर दिया था लोकल मर्चेंट्स को कि किसी भी तरह की कोई भी ट्रेडिंग जो है वो कंपनी के साथ में नहीं करेंगे। उसने इस्टेब्लिश किया था क्लोज रिलेशनशिप किसके साथ में, फ्रांस के साथ में इंडिया में, और मॉडर्नाइज किया था उसकी आर्मी को उसकी हेल्प के लिए। यानी कि लोग नहीं, टीपू सुल्तान नहीं चाहता था कि कंपनी के साथ में किसी भी तरह कोई रिलेशन रखे। ब्रिटिशर जो थे वो वायलेंट हो गए थे, इस वजह से उन्होंने देखा हैदर और टीपू जो है वो एम्बिशियस है, महत्वाकांक्षी है, अभिमानी है और डेंजरस है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उसको कंट्रोल करना चाहा, उनको कुचलना चाहा। 4 युद्ध जो थे वो लड़े गए उस टाइम में मैसूर में। ठीक है, ये जो आपकी दे रखे ईयर्स, ये जो वॉर्स उस टाइम में लगे गए थे। ओनली इन द लास्ट बैटल ऑफ शरिंगपत्तम, सिर्फ लास्ट जो बैटल था शरिंगपत्तम का, डिड द कंपनी अल्टीमेटली विन अ विक्ट्री। तो इसकी वजह से कंपनी जो थी वो विक्ट्री हासिल कर ली। टीपू सुल्तान जो था वो मारा गया था। टीपू सुल्तान वॉज किल्ड डिफेंडिंग हिज कैपिटल शरिंगपत्तम। मैसूर जो था वो प्लेस्ड हो गया था अंडर द फॉर्मिंग रूलिंग डायनेसिटी ऑफ वुड्रेयस एंड द सब्सिडी अलायंसेज वॉज इम्पोज्ड ऑन द स्टेट। उस पर भी जो है सब्सिडी अलायंस लग गया था। ये आप पिक्चर देख सकते हैं, ये देखो पिक्चर टीपू ट्रॉयज टाइगर है ना। अब इसमें जो नीचे लिख रखा है ना बेटा वो मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, दिस इज अ पिक्चर ऑफ बिग मशीनरी टॉयज। ये जो पिक्चर जो है वो एक बड़ी मशीनरी टॉयज हम लोग देख सकते हैं, बड़ा मशीनरी टॉयज है। तो टीपू जो है वो पॉसेस्ड है, यू कैन सी ए टाइगर मॉइलिंग एंड यूरोपियन सोल्जर। आप देख सकते हैं जो टाइगर जो है वो एक यूरोपियन सोल्जर को मॉइलिंग घायल कर रहा है। जब जो है ये हैंडल हो गया था तो टॉय टाइगर रोड चिल्लाया या गुर्राया, तो सोल्जर जो वो चीखा। तो ये जो टॉय टाइगर जो है वो अभी विक्टोरिया के अंदर रखा हुआ है, एल्बर्ट म्यूजियम जो लंदन में है, उसमें इस तरह का हम लोग टॉय टाइगर देख सकते हैं। ब्रिटिश टुक इट अवे व्हेन टीपू सुल्तान डाइड फेंडिंग हिज कैपिटल शरिंगपत्तम ऑन 4 मई 1799। ब्रिटिश जो थे उन्होंने इसको जो है टुक इट अवे, इसको हटा दिया गया, उसको लेके चले गए थे दूर, जब टीपू सुल्तान जो है डाइड हो गया था अपनी कैपिटल शरिंगपत्तनम की देखभाल करते हुए। अब जो है लेजेंड ऑफ टीपू सुल्तान की जो कहानियां हम लोग बोल सकते हैं, लेजेंड जो बोल सकते हैं किसी भी राजा की, ना केवल टीपू सुल्तान की बात करें, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे टीपू सुल्तान की बात करें तो टीपू सुल्तान जो किंग जो है उसकी चारों तरफ बहुत सारी जो लेजेंड जो प्रसिद्ध कहानियां हैं, उसकी पावर की जो ग्लोरिज्ड है
तो वो जो है लोक साहित्य, फ्लोक फेरी का मतलब लोक साहित्य, जैसे मीराबाई के भजन वगैरह हो गए या जो कुछ भी चीज हो गई, कबीर दास की जो दोहे वगैरह हो गए, ये सारी की सारी चीजें जो है एग्जाम्पल के मैं द्वारा आपको समझा रही हूँ। तो ये सारी चीजें जो है हर एक इंसान के बारे में बताती है। तो वैसे ही राजा की पावर्स के बारे में भी ये सारी चीजें बताती है। तो यहाँ पर एक लेजेंड है वो टीपू सुल्तान के बारे में, जो कि मैसूर के जो रूलर बने थे 1782 में। ये कहा जाता है कि जो है एक बार वो शिकार खेलने के लिए जंगल की तरफ गए थे अपने फ्रेंच फ्रेंड के साथ में। वहां पर जो है एक टाइगर से उनका सामना हुआ। उनकी जो गन थी वो काम नहीं कर रही थी और उनकी जो डैगर कटार जो थी वो नीचे गिर गई जमीन पर। उसके बाद उन्होंने लड़ाई लड़ी टाइगर के साथ में निहत्थे, लेकिन जब उन्होंने जो है देखा कि टाइगर, और उसके बाद में जब वो नीचे जमीन की तरफ जो है नीचे गिरे, तो उन्होंने क्या किया, अपनी कटार जो उठा ली और फाइनली जो उन्होंने क्या किया, टाइगर को बैटल में किल कर दिया। इसके बाद से ही जो टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता है। और उसकी जो इमेज है, ही हैड द इमेज ऑफ द टाइगर ऑन हिज फ्लैग। तो उन्होंने क्या किया, एक टाइगर की इस तरह की इमेज जो है वो अपने फ्लैग पे बनाई। अब जो है मराठा के साथ बैटल कैसे लड़ा गया, फ्रॉम द लेट 18th सेंचुरी, लेट 18th सेंचुरी के द्वारा कंपनी जो थी वो हमेशा ही जो नियंत्रण रखना चाहती थी, डिस्ट्रॉय और मराठा पावर को जो है वो खत्म करना चाहती थी। तो उनकी इस जो डिफीटेड के साथ में थर्ड बैटल लड़ा गया था पानीपत का 1761 में मराठास के द्वारा। तो ये मराठा का जो ड्रीम था वो था रूलिंग फ्रॉम दिल्ली पर अपना अधिकार स्थापित करना। तो उन्होंने क्या किया था, डिवाइड किया था बहुत सारे स्टेट के अंदर और अंडर डिफरेंट चीफ सरदार बिलोंगिंग टू डायनेसिटी सच एज सिंधिया, होलकर, गायकड़ एंड भोसले। दीज चीफ, ये जो चीफ थे वो साथ में रहकर संधि करते थे। पेशवा जो कि बन गया था इफेक्टिव मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बन गया था पूना में। महावजी जो थे सिंधिया और नाना फांदिस जो थे वो दो फेमस मराठा सोल्जर थे और स्टेटमेंट थे लेट 18th सेंचुरी के। मराठास जो थे वो सैब्यूट हो गए थे इस वॉर के अंदर। जो तो फर्स्ट वार हुआ था वो एंड हुआ था 1782 में। इन द फर्स्ट वार दैट एंडेड 1782 में। तो उसके साथ में संधि हुई थी सालभाई की। देयर वॉज नो क्लियर विक्टर्स, का भी कोई जो है क्लियर विक्टर नहीं है। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ था जो कि डिफरेंट फ्रंट्स में लड़ा गया था। टर्न योर पेज। Resulting British gaining Odisha and the territory north of the Yamuna River including Agra and Delhi. Finally third Anglo-Maratha war हुआ था 1817 to 19, जिसमें मराठा शक्ति को पूरी तरह से कुचला गया। पेशवा जो था उसको हटा दिया गया और उसको जो है बिठूर भेज दिया गया नियर कानपुर विद द पेंशन। द कंपनी नाउ हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द टेरिटरी। कंपनी ने जो पूरा कंट्रोल कर लिया था साउथ में विंध्यास की तरफ में। ओके, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे अनेक्सिंग इंडियन किंगडम। टिल नाउ, थैंक यू।